रीमा की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू नीता और सुभाष उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी नहीं मिलेगा। बात ये नहीं थी कि रीमा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात ये थी कि अनीता रात को रसोई का काम ख़त्म करने पर ताला लगा देती। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, रीमा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में 9 बज गए और रीमा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे को खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद नीता की जगह सुभाष ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? माँ बोली, बेटा मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं पानी गर्म कर सकूँ। बेटा बोला, एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती थी माँ, रोज़ तो नीता करके दे ही देती थी ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते सुभाष अंदर कमरे में गया और नीता कुछ गया। नीता भी तिलमिलाते उठी और चाबी लाकर रीमा सासू के पास हाथ में थमा दी। आप रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए माँ, खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए चाय भी बना देना। मेरी जल्दी नींद खुलने से दर्द होने लगा है मेरे सिर में। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता हुआ देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दे। नीता बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर रीमा जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए पानी भी गर्म किया और बेटे के लिए बहू के लिए चाय भी बनाकर दी। सास गर्म पानी लेकर कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता नन्नू जाग गया। जगते ही बोला, दादी माँ मेरा दूध। उसे देखकर रीमा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले नन्नू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में सुभाष की आवाज़ आई, हाँ ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप अभी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती हो इसे? पता है नीता के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते सुभाष भी रसोई में आ गया, साथ में नन्नू को भी गोद में लाया। उसे देखते ही रीमा जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। इस पर बेटे ने रिएक्ट करते हुए कहा, तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो, वही है जो आपकी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे और बहू ने तो आपको रखने से इनकार कर दिया था। नन्नू को रीमा जी के पास छोड़कर सुभाष वापस अपने कमरे में चला गया। रीमा जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में सोचने लगी कि मैं कुछ न करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और नन्नू और उसके दूध को लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय सुभाष ने नीता से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा देता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। नीता बोली, रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद बना लूँगी। नीता बोली, रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद बना लूँगी। सुभाष बोला, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे मुझे तो पूरा यकीन है कि माँ जी सामान को की हेरा फेरी करती है और अपने दूसरे बहू बेटे को देकर आ जाती है। नीता खुद जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। नीता को रसोई में नाश्ता तैयार करते हुए देखकर सुभाष गुस्से में आकर माँ जी से बोला, देख लो ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। रीमा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों में झरझर करके आंसू बह रहे थे।
रीमा जी सोच रही थी क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था। जब शादी के 7 साल बाद मंदिर में माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे सभी। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ जी तो बलैया लिए जा रही थी, अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी रीमा जी ने हिम्मत करके अपने बेटों सुभाष और सुहास को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। रीमा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था, उसी में ऊपरी मंजिल पर सुहास अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर सुहास अपनी पत्नी और रीमा जी के साथ रहने लगा। रीमा जी के साथ रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में काफ़ी बहस हुई। सुहास ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो सुभाष को अपने पास रीमा जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद सुभाष कमरे में आया और पोहे की प्लेट माँ के सामने टेबल पर रखते हुए या यूँ कहें कि पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से तो कोई लेना देना नहीं। माँ जी को बेटे की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर माँ जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार माँ जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। सुहास और नेता भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर आया। को देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। ब्रोकर ने आते ही पूछा, क्या मैं रीमा जी से मिल सकता हूँ? बेटों ने कहा, रीमा जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। ब्रोकर बोला, जी मुझे रीमा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में रीमा जी अंदर से आई। ब्रोकर ने रीमा को पूछा, क्या आप ही रीमा जी हैं? जी मैं ही रीमा हूँ। और आप? ब्रोकर बोला, जी आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। रीमा बोली, अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले रीमा जी आगे कुछ कहती, सुभाष बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? रीमा छोटे बेटे सुहास ने कहा। माँ बोली, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? वृंदा ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वही जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ। और वही रहूंगी। छोटी बहू बोली, फिर हम लोगों का क्या? रीमा ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। सभी बेटे बहू एक साथ बोले, माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? और सर रीमा बोली, आप लोग माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है, तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर रीमा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और रीमा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और
के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। जिन बच्चों की परवरिश करते हुए एक कामयाब इंसान बनाने के लिए माँ बाप अपनी सारी जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, ताकि उनकी औलाद अच्छा जीवन जी सके, और वही औलाद अगर माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करे तो कभी माँ बाप को भी कठोर कदम उठाना पड़ते हैं।